नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हम 78वां भाग यहाँ पे कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। ना सिर्फ इनके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे बल्कि इनसे रिलेटेड जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे जाते हैं उनको भी कवर करेंगे, जिससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका रिवीजन भी साथ साथ में होता रहे। ये हमारा 78वां भाग है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने चंद शासक दीपचंद को गूंगा शासक कहा था? ठीक है, तो किसने कहा था दीपचंद को गूंगा शासक? ये कहा था फ्रांसिस हैमिल्टन ने। ठीक है, फ्रांसिस हैमिल्टन की एक किताब है जिसका नाम है नेपाल का इतिहास। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इसके बारे में प्रश्न बनता है। इसकी किताब का नाम क्या है? नेपाल का इतिहास। और इसने जो चंद राजा है दीपचंद, इसको क्या कहा है? गूंगा शासक कहा है। दो प्रश्न बनते हैं, एक आपको डायरेक्टली यही पूछेगा, दूसरा आपसे यह पूछेगा किस चंद राजा को गूंगा शासक कहा जाता है? दीपचंद को। और किसने कहा है? फ्रांसिस हैमिल्टन ने। ठीक है, दीपचंद को लेकर आपसे दो तीन प्रश्न और बनते हैं। जैसे आपको पूछा जाता है दीपचंद का संरक्षक कौन था? ठीक है, दीपचंद के संरक्षक का नाम था शिवदेव जोशी, या कहीं पर शिवदत्त जोशी भी लिखा गया है, जिसे हम काली कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं। हर्षदेव जोशी उसी का पिता था, शिवदेव जोशी, जो कि संरक्षक था किसका? दीपचंद का। क्योंकि यह संरक्षक है दीपचंद का, इसीलिए शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खान भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट हैं जो आपको साथ में याद रखने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है दीपचंद को लेकर। देखिए, चंद काल में एक प्रसिद्ध कुख्यात जेल थी, उस जेल का नाम था सिराकोट का किला। ठीक है, सिराकोट नामक ये जो किला था, इसको जेल के रूप में इस्तेमाल करते थे, और इसी किले में, इसी जेल में दीपचंद की मृत्यु होती है। ठीक है, पूछा जाता है सिराकोट के किले में किस चंद राजा की मृत्यु हुई? दीपचंद की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, गंगोली हाट के कालिका मंदिर से 300 तांबे के सिक्के कब मिले थे? तो देखिए, लगभग 300 के करीब तांबे के सिक्के हमें कहां से मिले? गंगोली हाट में जो कालिका मंदिर है वहां से। और ये सिक्के हमें किस वर्ष मिले थे? तो 1982 में ये मिले थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अमर सिंह रावत और उनके आविष्कार पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहां पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। इसके जो लेखक हैं इनको लेकर कई सारे प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। जो यह किताब है अमर सिंह रावत और उनके आविष्कार, ये किताब है डॉक्टर भक्त दर्शन की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और भक्त दर्शन को लेकर कितने सारे प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं ये आप भी जानते हैं। भक्त दर्शन के बारे में अगर हम कुछ तथ्यों की बात करें, भक्त दर्शन का जन्म 1912 में होता है, पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ? पौड़ी में। कब हुआ? 1912 में। ठीक है, आपको प्रश्न पूछा गया था एक बार कि भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है राजदर्शन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इनका वास्तविक नाम क्या है? राजदर्शन। आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, किस व्यक्ति ने जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था? तो जीवन भर खादी पहनने का व्रत और अपने नाम से जाति सूचक शब्द किसने हटाया था? दोनों का आंसर होगा डॉक्टर भक्त दर्शन ने। ठीक है, इन्होंने जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया और अपने नाम से जाति सूचक शब्द भी इन्होंने हटाया था। ठीक है, इन्होंने एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया, समाचार पत्र, जिसका नाम था कर्मभूमि। ठीक है, और ये कर्मभूमि समाचार पत्र कहां से आता था? लैंसडाउन से आता था। कब आया? 1939 में। प्रकाशन किसने किया? डॉक्टर भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनकी हमने किताब देखी, इसके अलावा इनकी एक प्रसिद्ध रचना जो कई बार पूछी गई है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, किसकी रचना है? डॉक्टर भक्त दर्शन की। सुमन स्मृति ग्रंथ हो, चाहे स्वामी राम स्मृति ग्रंथ हो, मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर भक्त दर्शन की। तो इनसे रिलेटेड ये सारे प्रश्न आपको यहां पे नोट करते हुए चलना है, ताकि आप जब भी भक्त दर्शन के बारे में कुछ भी पढ़ें, ये सारे फैक्ट आपके दिमाग में तुरंत आने चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा अरुण कुमार सूद का संबंध किस खेल से है। देखिए अरुण कुमार सूद, इनका संबंध है वॉलीबॉल से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, अरुण कुमार सूद को 2018-19 के लिए जो देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड का जो खेल पुरस्कार उत्तराखंड के दिए जाते हैं देवभूमि नाम से, तो देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19 के लिए किसको दिया गया? अरुण कुमार सूद को, और इनका संबंध वॉलीबॉल से है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, या तो अवार्ड पूछ लेगा या इनका संबंध किस खेल से है ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है। तो देखिए जो FRI है उसका जो मेन गेट है उसका नाम पेपर में पूछा गया है। राइट आंसर है ब्रांडिस गेट। ठीक है, जो डिटरिच ब्रांडिस था उसी के नाम पर इसके गेट का नाम क्या रखा गया है? ब्रांडिस गेट रखा गया है। FRI की स्थापना भी पेपर में पूछी गई है। आप सभी जानते हैं स्थापना कब होती है? 1906 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, 100 साल इसने अपने पूरे कब किए ये भी पूछा गया, तो आप आसानी से जोड़ लेंगे 2006 में। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये जो FRI है इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सरकार द्वारा नायक बालिका रक्षक कानून किस वर्ष पारित किया गया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं और कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए सरकार ने नायक बालिका रक्षक कानून इसे पारित किया था 1929 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नायक जाति के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो चंद्रवंश वाला हमारा वीडियो है। चंद्रवंश में हमने पढ़ा था कि कैसे भारती चंद ने डोटी पर आक्रमण किया, 12 वर्ष युद्ध लड़ा और जब 12 साल तक उसकी सेना वहीं पे रही और चंद सैनिकों की वजह से फिर एक नई जाति उत्पन्न हुई जिसको कहा गया नायक जाति। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि नायक जाति के उत्पन्न का कारण कौन माने जाते हैं, तो चंद सैनिक माने जाते हैं। किसके काल में यह जाति उत्पन्न हुई? भारती चंद के शासन काल में। ठीक है, तो चंद्रवंश वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं जिसमें हमने चंद्रवंश के सभी 62 राजाओं के बारे में बात करी है। तो नायक बालिका रक्षक कानून ये 1929 में बना। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से तथ्य हैं देखिए। 1919 में कुमाऊं परिषद ने नायक सुधार समिति का गठन किया। सीधा पूछा जाएगा कुमाऊं परिषद द्वारा नायक सुधार समिति कब बनाई गई? 1919 में। 1924 में अंग्रेजों ने एक समिति बनाई इसी को लेकर। ठीक है, नायक जाति को लेकर अंग्रेजों ने किस वर्ष में समिति बनाई? 1924 में। और उस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? स्टिफ को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, स्टिफ उस समय कुमाऊं का कमिश्नर था। ठीक है, 1925 में नायक सुधार सभा का आयोजन किया जाता है कुमाऊं परिषद के द्वारा, और 1928 में नायक सुधार अधिनियम आता है, और 1929 में हमने देखा नायक बालिका रक्षक कानून। तो ये सारे प्रश्न आप इनको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे वर्ष आपको याद रखने हैं क्योंकि सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो कंफ्यूजन यहां पर हो जाता है। ठीक है, कुमाऊं परिषद ने समिति कब बनाई? 19 में। अंग्रेजों ने कब बनाई? 24 में। अध्यक्ष कौन बनाया गया? स्टिफ। 25 में नायक सुधार सभा का आयोजन होता है। 28 में नायक सुधार अधिनियम बनता है, और नायक बालिका रक्षक कानून ये 29 में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भुरमुनी जलप्रपात कहां स्थित है। देखिए भुरमुनी जलप्रपात ये आपके कौन से जनपद में है? राइट आंसर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा हेवल घाटी कहां स्थित है। तो देखिए हेवल घाटी और इसी से मिलती जुलती है एक हेलंग घाटी। ठीक है, दोनों पेपर में पूछे जा सकते हैं क्योंकि एक एग्जाम में पूछा गया था। एक नाम है नेलंग घाटी, ये कहां है? तो नेलंग घाटी जिसे पहाड़ का रेगिस्तान कहते हैं, उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है, ये उत्तरकाशी में है। जो हेलंग घाटी है ये कहां पर है? हेलंग घाटी आपकी चमोली में है। और अगर हेवल घाटी की बात करें तो ये आपके टिहरी में है। तीनों आपको याद रखने हैं। नेलांग घाटी उत्तरकाशी में, हेलंग घाटी आपके चमोली में, और जो ये आपकी हेवल घाटी है ये आपकी टिहरी गढ़वाल में है। तीनों आपको याद रखने हैं। साथ में जो ये नेलांग घाटी है इसका उपनाम भी आपको याद रखना है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसे उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं, पहाड़ का रेगिस्तान भी इसको कहा जाता है।
नेक्स्ट है हमारा नारायण स्वामी द्वारा किस वर्ष पिथौरागढ़ में नारायण आश्रम की स्थापना की गई थी। तो देखिए ये पेपर में पूछा जा चुका है, हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था कि नारायण आश्रम किस जनपद में है। तो नारायण आश्रम आपके पिथौरागढ़ में है। इसकी स्थापना नारायण स्वामी ने करी और किस वर्ष में करी, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1936 में करी। ठीक है, तो पेपर में वर्ष तो नहीं पूछा गया था, केवल जनपद पूछा गया था। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे स्थापना का वर्ष पूछ लिया जाए। ठीक है, तो नारायण आश्रम पिथौरागढ़ में है, 1936 में बना और नारायण स्वामी के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर फॉकनर ने चाय का बगीचा कहां स्थापित किया था। अब देखिए बगीचों को लेकर प्रश्न बनते हैं। हमने देखा हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था, कैप्टन हडल्स्टन ने अपना बगीचा कहां पर स्थापित किया था। ठीक है, तो कैप्टन हडल्स्टन ने कहां बनाया था अपना बगीचा, उसने पौड़ी में बनाया था। ठीक है, और जो डॉक्टर फॉकनर है इसने अपना चाय का बगीचा कहां पर स्थापित किया, इसने स्थापित किया अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में एक जगह है लक्ष्मेश्वर, वहां पर इसने चाय का बगीचा बनाया था। तो इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली नाम लेकर पूछ लेगा कि अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में चाय का बगीचा किसने स्थापित किया, आप बताएंगे डॉक्टर फॉकनर ने। ठीक है, हम बात कर चुके हैं पौड़ी में किसने स्थापित किया था। पौड़ी में बनाया था कैप्टन हडल्स्टन ने। हडल्स्टन ने कब बनाया था यह बगीचा, 1843 में। ठीक है, भवाली में किसने अपने बगीचे स्थापित किए थे, तो भवाली में जो एक नाम आपको याद रखना है, मिस्टर न्यूटन और आपको मिस्टर मुलियन। ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, न्यूटन और मुलियन। इन दोनों ने अपने बगीचे भवाली में बनवाए थे। ठीक है, हवल बाग में आप जानते हैं, हवल बाग में बगीचा किसने बनवाया था, मेजर कार्बेट ने बनवाया था। ठीक है, मेजर कार्बेट या कहीं पर कार्बेट भी लिखा गया है, इसने अपना बगीचा हवल बाग में बनवाया। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, आप इनको नोट कर लें कि अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में किसने बनाया, फॉकनर ने, पौड़ी में कैप्टन हडल्स्टन, भवाली में मिस्टर न्यूटन और मिस्टर मुलियन, हवलबाग में बनाया किसने, मेजर कार्बेट ने, और देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून के अंदर डॉक्टर जेमिसन ने बगीचा स्थापित किया। ठीक है, इसके अलावा मिस्टर जोन्स ने अपना बगीचा कहां बनाया था, मिस्टर जोन्स के बारे में पूछा जाता है। मिस्टर जोन्स ने भीमताल में बगीचा स्थापित किया था। ठीक है, रामगढ़ में डेरियाज ने अपना बगीचा बनाया था, किसने, डेरियाज ने, और घोड़ाखाल में जनरल व्हीलर ने बनाया था। ये सारे बगीचे आपको एक साथ लिख लेने हैं ताकि जब भी आप किसी भी एक बगीचे के बारे में पढ़ें या कहीं पर भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखें, ये सारे तथ्य आपके दिमाग में आने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हथछिना जलाशय कहां स्थित है। देखिए हथछिना जलाशय ये आपके बागेश्वर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी नयार घाटी में कपमाक्स की खोज किसने करी थी। तो देखिए पश्चिमी नयार घाटी से कपमाक्स की खोज ये करी थी यशवंत सिंह कटोच ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यशवंत सिंह कटोच ने पश्चिमी नयार घाटी से कपमाक्स की खोज करी। इसके अलावा इन्होंने गोपेश्वर से भी जो कपमाक्स मिले हैं इनकी खोज भी यशवंत सिंह कटोच ने करी थी। ठीक है, अगर यशोधर मठपाल की बात करें तो इन्होंने पश्चिमी रामगंगा घाटी से कपमाक्स की खोज करी। ठीक है, पश्चिमी नयार घाटी से कटोच और पश्चिमी रामगंगा घाटी से यशोधर मठपाल ने। देवीधुरा से कपमाक्स की खोज किसने करी थी, प्रश्न पूछा गया है, एमपी जोशी ने। और जो मलारी ग्राम है वहां से जो शवदान मिले हैं उनकी खोज किसने करी है, शिव प्रसाद डबराल ने। तो ये सारे प्रश्न भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लाखा मंडल प्रशस्ति से किस वंश की जानकारी मिलती है। देखिए लाखा मंडल प्रशस्ति लेख जो हमें मिला है इससे हमें जो जानकारियां मिलती है वो किस वंश की मिलती है, ये प्रश्न पूछा गया है। पहली बात, ये लेख है किसका, जो ये लाखा मंडल प्रशस्ति लेख है ये है आपका जो राजकुमारी ईश्वरा थी। ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा का ये लेख है और राजकुमारी ईश्वरा का संबंध किस वंश से है, तो यदुवंशी वंश से संबंधित है। तो लाखा मंडल प्रशस्ति लेख से हमें यदुवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये अभिलेख पेपर में पूछा गया है। लाखा मंडल अभिलेख या ये प्रशस्ति लेख किसका है, राजकुमारी ईश्वरा का। किस वंश से संबंधित है, तो यदुवंशियों से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
टिहरी में समांतर सरकार का गठन कब किया गया था? देखिए, टिहरी के अंदर समांतर सरकार, इसका गठन 1930 में किया गया था। ठीक है, और इसके तहत दो व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। एक नाम है हीरा सिंह और एक नाम है बैजराम। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली पूछ लेगा। हीरा सिंह को 3, यहां पर 5 सरकार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और बैजनाथ जो थे, बैजराम, इनको 3 सरकार की उपाधि दी गई। सीधा पूछ लेगा 1930 में किस व्यक्ति को 5 सरकार की उपाधि दी गई? वो थे हीरा सिंह। 3 सरकार की उपाधि ये बैजराम को दी गई। ये जो 5 सरकार और 3 सरकार है, ये बेसिकली एक उपाधि थी जो उस समय नेपाल दरबार में चलती थी। उसी के तर्ज पर इस सरकार का गठन किया गया और इनको 5 सरकार की, बैजराम को 3 सरकार की उपाधि दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस गवर्नर जनरल ने नेपाल से अल्मोड़ा के वनों से चीड़ प्राप्त करने की अनुमति मांगी थी? अब देखिए, उस समय नेपाल का यहां पर कब्जा था, गोरखाओं का शासनकाल चल रहा था अल्मोड़ा में भी, पूरे कुमाऊं में या पूरे उत्तराखंड में। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में। तो नेपाल से अनुमति मांगी कि हम क्या आपके जो अल्मोड़ा में चीड़ के वन है वहां पर, उनसे क्या हम चीड़ प्राप्त कर सकते हैं? यह अनुमति मांगी थी मिंटो प्रथम ने। ठीक है, मिंटो प्रथम 1809 में इसने यह अनुमति मांगी और 1809 में उत्तराखंड में किसका शासन था? गोरखाओं का। तो यह आपको याद रखना है कि गोरखाओं से वनों से चीड़ प्राप्त करने की अनुमति जो अल्मोड़ा के वन थे, किसने मांगी थी? मिंटो प्रथम ने। मिंटो प्रथम के बाद हार्डिंग आता है। हार्डिंग, जब आपने पढ़ा है कि हार्डिंग फिर यहां पर सेना भेजता है, अंग्रेजी सेना, सुदर्शन शाह की मदद करने के लिए, और गोरखाओं को यहां से हटा देता है, उनको पराजित कर देता है। ठीक है, चलिए, किस वर्ष मांगी थी? 1809 में। और किसने मांगी थी? मिंटो प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, न्याय की देवी के रूप में प्रसिद्ध कोटगाड़ी मंदिर कहां स्थित है? तो देखिए, न्याय की देवी के रूप में प्रसिद्ध है कोटगाड़ी मंदिर, और यह मंदिर कौन से जनपद में है? तो यह आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पे होगा। नेक्स्ट है हमारा, इचारी डैम किस नदी पर बना हुआ है? अब देखिए, डैम्स, बांध को लेकर पूछा जाता है या परियोजनाओं के बारे में प्रश्न बन जाता है। ठीक है, इचारी डैम जो है आपका, ये टोंस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। टोंस नदी पर और कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो देखिए, टोंस नदी पर आपका एक छिबरो बांध, ये टोंस नदी पर बना हुआ है। किसौ बांध, ये भी आपका टोंस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो इचारी बांध, आपका छिबरो बांध और इसके अलावा किसौ बांध, ये तीनों बांध आपके टोंस नदी पर बने हुए हैं। यमुना की बात करें तो यमुना नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? ढकरानी बांध, ढालीपुर बांध और खोदरी बांध। ठीक है, या खोदरी परियोजना, ये सब किसके ऊपर है? यमुना नदी पर। कोसी की बात करें तो एक प्रसिद्ध बांध है कोठार बांध, किस नदी पर है? कोसी नदी पर बना हुआ है। और पिंडर नदी पर कौन कौन से बांध हैं? तो पिंडर नदी पर एक बांध है जिसका नाम है पाडुली बांध। ठीक है, पाडुली बांध किस नदी पर है? पिंडर। और एक है बगोली बांध, ये भी आपके पिंडर नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं और आपको इनको वन लाइनर के रूप में चाहे आप लिखें, लेकिन नोट करते हुए जरूर चलना है, ताकि जब भी आप एक चीज पढ़ें, सारी चीजें आपके सामने एक साथ आ जाएं। ठीक है, आपको ढूंढना ना पड़े। आपने इचारी डैम के बारे में पढ़ा, फिर आपको किताब ना खोलनी पड़े कि आप बाकी डैम के बारे में भी वहीं पर पढ़े। तुरंत अगर आपने सारी चीजें एक जगह पर लिखी होंगी तो आपका जल्दी से रिविजन भी हो जाएगा, और हमेशा आप जब भी एक चीज पढ़ोगे, सारी चीजें उसके साथ आपको पढ़नी वहां पर पड़ेंगी। ठीक है, तो आपको इससे काफी ज्यादा लाभ होगा। नेक्स्ट है हमारा, कतूरी शासन काल में कर अधिकारी को क्या कहा जाता था? देखिए, कतूरी शासन काल में जो टैक्स अधिकारी होता था, जो कर लेता था, उसको हम क्या कहते थे? उसके लिए शौल्किक शब्द का इस्तेमाल होता था। ठीक है, यानी कि जो शौल्किक नामक अधिकारी होता था कतूरी शासन काल में, इसका काम क्या था? टैक्स अधिकारी, यानी कि कर लेने वाला ये अधिकारी था, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो कर अधिकारी होता था उसको शौल्किक तो कहते ही थे, इसके अलावा उसे भोगपति भी कहते थे। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछा जाता है। अब कुछ यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहां पर कतूरी शासन काल को लेकर कि उस समय किस अधिकारी का काम क्या होता था। जैसे घटपाल है, घटपाल का काम होता था गिरिद्वारों का रक्षक। ठीक है, जो गिरिद्वार होते थे इनका रक्षक क्या कहलाता था? उसे घटपाल कहते थे। शौल्किक हमने देख लिया, कर अधिकारी होता था। आभीर कौन होता था? पशुओं से दूध आदि प्राप्त करने वाला, उस अधिकारी को हम कहते थे आभीर।
ठीक है, यानी कि जो पशु होते थे उनसे दूध आदि जो निकालता था, प्राप्त करता था, उस अधिकारी को क्या कहते थे? आभीर। और प्रभातार ये कौन होता था? तो भूमि की माप करने वाला अधिकारी। कटूरी शासन काल में भूमि की माप करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? उसे प्रभातार कहते थे। दूध प्राप्त करने वाले को आभीर कहते थे, टैक्स कलेक्शन वाले को शौल्किक और गिरिद्वारों के रक्षक को यहां पे घटपाल कहते थे। इंपॉर्टेंट है, ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा बद्रीदत्त पांडे और उनका युग किसकी पुस्तक है? काफी प्रसिद्ध है और इनके लेखक भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, इनसे प्रश्न पेपर में बन जाते हैं। बद्रीदत्त पांडे और उनका युग, ये रचना है डॉक्टर शेखर पाठक की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पवार काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? अब देखिए, पवार शासन काल में राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है, यहां पे राज्य का जो सबसे बड़ा है वो तो राजा होगा, लेकिन हम अधिकारियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं। तो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था ऑप्शन डी मुख्तार, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। पवार शासन काल में या पवार वंश के काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मुख्तार होता था, ठीक है। फौजदार कौन होता था? तो परगने का जो सैनिक शासक होता था, कोई परगना और उसमें जो शासन करता था उसको कहा जाता था फौजदार, ठीक है, पूरे परगने का जो शासक होता था। इसके अलावा चौबदार कौन होता था? तो राजा के साथ साथ जब राजा बाहर निकलेगा, धूप में जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो उसके साथ चांदी का डंडा लेकर एक आदमी चलता था, जो छाता जिसमें लगा रहता था, तो उसको कहा जाता था चौबदार, ठीक है। और गोलदार कौन होता था? तो पवार वंश में जो राजधानी की सुरक्षा का जिम्मेदार होता था या जिसकी जिम्मेदारी होती थी राजधानी को सुरक्षा प्रदान करना, उसको कहते थे गोलदार, ठीक है। तो परगने के शासक को हम कहते थे फौजदार, जो चांदी का वो डंडा लेकर साथ में चलता था छाता वाला, उसको कहते थे चौबदार, राजधानी के रक्षक को कहते थे गोलदार और राज्य के सर्वोच्च अधिकारी को कहते थे मुख्तार। यह आपको याद रखना है, पेपर में प्रश्न बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का। आज हमने भाग 78 यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपने हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं, हमने अभी तक बहुत सारे जो नोट्स हैं उत्तराखंड के उनको कवर कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले परीक्षा वाणी के जो चैप्टर वाइज नोट्स थे उनको कवर किया। आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने अजय रावत जी की जो पुस्तक आती है उस किताब को पूरे वन लाइनर्स के रूप में हमने कवर किया। उस किताब के जितने प्रश्न थे सभी को हमने कवर किया है। बलूदी जी की जो पुस्तक आती है उनको भी हमने पूरा कवर किया है, ठीक है। इसके अलावा हमने परीक्षा वाणी के एमसीक्यूज पूरा एक वीडियो के अंदर, जिसमें 798 एमसीक्यूज हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ, उसको भी हम कवर कर चुके हैं। आप इन सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की हिस्ट्री से हमने चंद वंश, पवार वंश, पौरव वंश, कुड़िंद वंश, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज और उत्तराखंड हिस्ट्री वाली वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कंप्यूटर से रिलेटेड भी हम एक मास्टर वीडियो कर चुके हैं। तो सारे वीडियोस जो अन्य इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक भी मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना स्कोर भी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना आपका यहां पर स्कोर रहा। थैंक यू फ्रेंड्स।